आज हम बात करने वाले ब्रूस्टर के नियम के बारे में। देखना आपका ब्रूस्टर का नियम होता क्या है। देखो ब्रूस्टर का नियम किससे संबंधित है? आपके ध्रुवण की घटना से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्रुवण की घटना से संबंधित है। अब ध्रुवण की घटना क्या होती है? देखो यदि आपका एक सामान्य प्रकाश है तो आपका जो सामान्य प्रकाश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन के कंपन होते हैं वो क्या होते हैं? सभी दिशाओं में होते हैं। इस प्रकार से सभी दिशाओं में आपके सामान्य प्रकाश के कंपन होते हैं। लेकिन जैसे मैं इसे किससे गुजारता हूँ? आपके पोलेरॉइड से गुजारता हूँ। किससे गुजारता हूँ? पोलेरॉइड से गुजारता हूँ। तो यह जो आपका इलेक्ट्रॉन के कंपन जो सभी दिशाओं में थे वो सभी दिशाओं में न होकर केवल एक ही दिशा में हो जाते हैं। यही घटना क्या कहलाती है? ध्रुवण की घटना कहलाती है। यहाँ पर जो आपका प्रकाश था वो प्रकाश कैसा था? आपका सममित था, सभी दिशाओं में था, सभी दिशाओं में फैला था, सभी दिशाओं में कंपन थे। जबकि ये वाला जो प्रकाश है ये कैसा प्रकाश है? असममित प्रकाश है। और इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो यही होती है आपकी ध्रुवण की घटना। किसी तरंग प्रकाश में या प्रकाश तरंग में असममितता का गुण उत्पन्न होने की घटना, सममितता से असममितता का गुण उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? आपका ध्रुवण कहलाती है। जैसे व्यतिकरण क्या होता है? जब दो तरंगे आपस में मिलती है तो कुछ पर तीव्रता अधिकतम, कुछ पर तीव्रता न्यूनतम, व्यतिकरण। विवर्तन क्या होता है? प्रकाश के मुड़ने की घटना। वैसे ही ध्रुवण भी एक घटना है जिसमें क्या होता है? असममितता का गुण उत्पन्न होता है। मतलब कंपन सभी दिशाओं में ना होकर किसी एक ही दिशा में होता है। यह क्या होता है? आपका ध्रुवण की घटना होती है। अब इसी घटना से आपका क्या संबंधित है? आपका ब्रूस्टर का नियम संबंधित है। देखो ब्रूस्टर का नियम समझने से पहले हमें किसे समझना पड़ेगा? आपके ध्रुवण कोण को समझना पड़ेगा। किसे समझना पड़ेगा? ध्रुवण कोण कि वास्तव में ये आपका ध्रुवण कोण होता क्या है। क्योंकि ध्रुवण की घटना से आपको ध्रुवण कोण समझ में आएगा और ध्रुवण कोण से संबंधित है आपका ब्रूस्टर का नियम। तो एक प्रकार से ये किससे संबंधित है? ध्रुवण की घटना से संबंधित है। देखो ध्रुवण कोण क्या होता है? देखो हम मान लेते हैं इस प्रकार की क्या है? आपकी एक सतह है। क्या है? आपकी एक सतह है। अब ये यदि सतह है और मान लेते हैं इस पर आपका एक क्या आपतित होता है? प्रकाश आपतित होता है। और ये जो प्रकाश है कौन सा प्रकाश है? सामान्य प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? सामान्य प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश नहीं है। सामान्य प्रकाश में क्या होता है? जो कंपन होते हैं वो आपके सभी दिशाओं में होते, इस प्रकार से होते। जो कंपन होते हैं वो सभी दिशाओं में होते। तो वही सामान्य प्रकाश यहाँ पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। तो हमेशा याद रखना यदि आपकी कोई भी सतह है उस सतह पर यदि आपका प्रकाश आपतित होता है तो तीन घटनाएं संभावित होती है। तीन घटनाएं या तो एक साथ हो सकती है या अलग अलग हो सकती है। सबसे पहली घटना है आपकी परावर्तन। कौन सी घटना है? परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण आएगी इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। या तो क्या हो सकता है? आपका अपवर्तन हो सकता है। प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी और वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी, दूसरे माध्यम में चले जाएगी। और तीसरी और एक घटना होती है और उस घटना को क्या कहते हैं? आपका अवशोषण। मतलब कि आपका कुछ प्रकाश क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। ये जो तीनों घटना है वो अलग अलग भी देखी जा सकती है और ये एक साथ भी देखी जा सकती है। हाँ, जैसे कि यदि आप तालाब के किनारे जाते हैं, तालाब के किनारे यदि आप अपने जल में अपना चेहरा देखते हैं तो आपको चेहरा आपको दिखाई देता है। परावर्तन हो गया, परावर्तित हुआ, आपके जो आपका फेस था उससे गई आपकी प्रकाश किरणें वहां पर आपतित हुई और परावर्तित होकर आपके आंखों पर है जिसका आपको वहां पर आपका चेहरा दिखा। परावर्तन हो गया। अब यदि आपका पानी बहुत ही साफ हुआ तो आपको यदि उसके अंदर पत्थर है वो भी दिखाई देगा। मतलब कि जो आपकी आंखों से प्रकाश गया वो क्या हुआ है? वो अपवर्तित हुआ है, जिसके कारण ही आपको वो जो पत्थर है वो दिखाई दिया है। हाँ, और अवशोषित होने का मतलब होता है कि कभी कभी देखना आपको जो आपके चेहरा है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि कुछ प्रकाश क्या हो जाता है? आपका अवशोषित। तो ये तीनों घटना साथ में भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि आपकी ये जो दो घटना है वो एक साथ हो रही, परावर्तन और अपवर्तन। तो देखो परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही कराने के लिए हमें क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। क्या चाहिए? अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर, ये क्या हो गया? आपका आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर ये जो आपका पृथककारी पृष्ठ है इसके लंबवत रेखा क्या कहलाती है? आपका अभिलंब। तो ये हो गया आपका अभिलंब। अब सबसे पहले कौन सी घटना होगी?
परावर्तन की। हाँ, तो परावर्तन घटना होगी तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। हाँ, प्रकाश किरण उसी माध्यम वापस लौट जाएगी। और एक घटना क्या हो सकती है, अपवर्तन की, जिसमें प्रकाश अपनी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभी वो दूर हटे या झुके हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम मान लेते कि अभिलंब की ओर झुक जाता है। दूर भी हट सकता है, हम क्या मान रहे कि अभिलंब की ओर झुक जाता है। उसे जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गया। हाँ, तो अब यहां पर क्या होता है, ये क्या कहलाएगा आपका आपतन कोण। हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। उसी प्रकार से ये वाला कोण क्या कहलाएगा आपका, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है वो क्या कहलाता है आपका, अपवर्तन कोण कहलाता है। ये क्या आपकी परावर्तित प्रकाश है। अब परावर्तित प्रकाश और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, हम आपका परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को हम प्रदर्शित कर सकते हैं आपके आर से नहीं, आर डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, आर डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। तो इतने बात समझ में आए, आपका सामान्य प्रकाश आपतित हुआ और जिससे परावर्तन घटना हुई सर्वप्रथम, उसके बाद आपके अपवर्तन की कोण हुई, जिससे कि आपके कोण का निर्माण हो चुका है। हाँ, अब यदि इस आपतन कोण का मान, ये जो है आपका आपतन कोण, इस आपतन कोण का मान किसके बराबर हो जाए, आईपी के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, आईपी। आईपी का मतलब क्या है आपका, ध्रुवण कोण। आईपी का मतलब क्या है, ध्रुवण कोण। यदि इस आई का मान आपके ध्रुवण कोण के बराबर हो जाए तो तब भी ये दोनों घटनाएं देखने मिलेगी, परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन फर्क इस बात में आएगा, ये जो आपको प्राप्त हो रहा है ये कौन सा प्रकाश है आपका, परावर्तित प्रकाश है। तो यदि ये वाले आपतन कोण का मान क्या हो जाए, आईपी हो जाए, मतलब ध्रुवण कोण के मान के बराबर हो जाए, तो यहां पर जो परावर्तित प्रकाश प्राप्त होगा ना, वो कैसा प्रकाश होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा, ध्रुवित प्रकाश। हमने आपतित कौन सा प्रकाश किए थे, सामान्य प्रकाश किए थे, लेकिन आपके आपतन कोण का मान किसके बराबर था, ध्रुवण कोण के बराबर था। तो जो हमें प्रकाश प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ, 100% ध्रुवित। इसमें 100% कौन सा गुण है, ध्रुवित है। देखो इसमें जो आपका सामान्य प्रकाश था उसमें इलेक्ट्रॉन कंपास सभी दिशाओं में थे, लेकिन जैसे हमने इस आपतित प्रकाश को एक स्पेशल कोण, एक विशेष कोण जिसे हम ध्रुवण कोण कहते हैं उस पर आपतित कराएं, तो जो आपको परावर्तित प्रकाश प्राप्त हुआ उसमें कणों के कंपन सभी दिशाओं में नहीं थे, केवल एक दिशाओं में थे। तो जो आपका परावर्तित प्रकाश होता है वो क्या होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। क्या होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। ये वाला जो आपका है ना अपवर्तित प्रकाश, ये भी ध्रुवित होता है लेकिन आंशिक ध्रुवित होता है, मतलब पूरी तरह से ध्रुवित नहीं होता है। हाँ, ये जो अपवर्तित प्रकाश है वो आंशिक ध्रुवित होता है आपका। हाँ, तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, ध्रुवण कोण क्या होता है, ध्रुवण कोण वह आपतन कोण है। ध्रुवण कोण वह आपतन कोण है जिस पर यदि हम कोई प्रकाश किरण आपतित कराए, जिस पर यदि हमने कोई सामान्य प्रकाश आपतित करवाए, तो जो हमें परावर्तित प्रकाश होगा वो कैसा प्राप्त होगा, ध्रुवित प्राप्त होगा। ध्रुवण कोण वह आपतन कोण है जिस पर यदि हम कोई आपका सामान्य प्रकाश आपतित करवाते हैं तो जो हमें परावर्तित प्रकाश प्राप्त होगा वो कैसा होगा, पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होगा। तो बात समझ में आई कि आपका ध्रुवण कोण क्या होता है। हाँ, अब ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि जो आपका ध्रुवण कोण है, ये क्या आपके ध्रुवण कोण, हाँ, इसका यदि आप क्या ले लो, टैन ले लो। टैन का मतलब होता है स्पर्शज्या। हाँ, जैसे कि आपका टैन 30 डिग्री होता है ना, जैसे आपका कहीं 45 डिग्री है, इसका यदि आपने टैन ले लिए तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी प्रकार से जो आपका आईपी था, आईपी क्या एक प्रकार का कोण ही तो है ना, उस आईपी का यदि आपने टैन ले लिए तो वो किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक एन के बराबर होता है। यही क्या है आपका मेलस का नियम, मेलस का नहीं, ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम ये कहता है कि जो आपका ध्रुवण कोण का यदि आप टैन ले लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है जिस माध्यम पर परावर्तन और अपवर्तन हुआ है। उस माध्यम के ये क्या है, अपवर्तनांक, उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है जिस माध्यम पर आपका क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है और अपवर्तन हुआ है। देखो टैन को क्या बोला जाता है, स्पर्शज्या। हाँ, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है
जिस माध्यम पर परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है। यही किसका नियम है? आपके ब्रूस्टर का नियम है। अब जो आपके नियम होते हैं, है ना, जो आपके नियम होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो भी आपके नियम होते हैं उनकी लैंग्वेज जैसी होती है आपको वैसी लिख के आनी होती है एग्जाम में। आप चाहे जो आपके सिद्धांत होते हैं ना उन्हें आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन जो नियम होते हैं, जो आपको नियम दे दिया जाए वो नियम को आपको एज इट इज याद करना रहता है और उस नियम को जैसा का तैसा एग्जाम में लिख के आना होता है, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। हाँ, यदि आप नियमों में हेर फेर करते हैं, क्योंकि वो जो नियम है, नियम हमने पढ़ चुके हैं ना, ये क्या होते हैं? 100% सत्य होते हैं। सिद्धांत को बदला जा सकता है लेकिन नियम को नहीं बदला जा सकता। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नियमों में अपनी भाषा का उपयोग कर सकते। नियम आपकी बुक में जैसे स्टेटमेंट लिखा है आपको वैसे ही लिख के आना रहता है एग्जाम में। हाँ, और उसी बात के आपको नंबर मिल सकते हैं। हाँ, हम नियम को समझ सकते हैं, नियम को समझ सकते हैं, लेकिन नियम की जो भाषा रहती है आपको एज इट इज वही लिख के आना रहता है और उसी के नंबर मिलते हैं। हाँ, हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, नियम है तो है, बस इसे आप समझ सकते हो। क्वेश्चन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये नियम बन चुका है और नियम हमेशा क्या होते हैं? सत्य होते हैं। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन सिद्धांत बदले जा सकते हैं आपके, इसलिए आपको नियम को एज इट इज लिख के आना होता है। तो ध्रुवण कोण की जो स्पर्श ज्या होती है उसका मान उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है जिस माध्यम पर क्या हुआ है? आपका परावर्तन एवं अपवर्तन हुआ है। यही क्या है? आपका ब्रूस्टर का नियम